हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन में मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2021 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन जो हमारा है ये हमारा पंचम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में जो है 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 50 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न में हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है हर्ष, बाणभट्ट, फिर आपका है भवभूत और मातंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो हर्ष चरित्र जो है संस्कृत के बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जो है जीवन चरित्र का वर्णन है। यानी कि इसमें जो है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक जो है कथानक से संबंधित यह जो है संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यानी हर्षचरित्र जो है इसके संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ऑप्शन दिया गया है जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था या सबसे महान शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है। ऑप्शन दिया गया है ऊपरी मार्ग से, मध्य मार्ग से, निचले मार्ग से या नदी के मुहाने पर। तो अगर हम वी आकार की घाटी की बात करें तो नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जहाँ नदी के दोनों ओर ढलान तीव्र होती है। वी आकार की घाटी जो होती है ये नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ऑप्शन दिया गया है 2.2, 5.5, 9.5 और 9.4। तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भूपर्पटी का घनत्व अगर हम लोग देखें भूपर्पटी का घनत्व तो आपका 3.0 है। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि पृथ्वी के कोण का औसत घनत्व जो है वो कितना है 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है भृगु जो है का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है पहाड़ी भागों में, फिर दिया है समूह के किनारे, हिमानी क्षेत्र में या मरुस्थल क्षेत्र में। तो अगर हम देखें भृगु का जो निर्माण होता है ये होता है पहाड़ी भागों में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी समिति ने संविधान का जो है प्रारूप प्रस्तुत किया था। संविधान सभा जो है 26 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा कब हुआ था? तो हुआ था 6 दिसंबर 1946 और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है ज्वालामुखी जो है उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है भूतल पर उसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है सियाल, सीमा, निफा
और लावा। तो ज्वालामुखी के समय भूगर्भ में स्थित जो है तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। और जब यही तरल पदार्थ धरातल पर आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा, अगर बाहर होगा तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है ये किससे मापी जाती है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और एनीमोमीटर। तो जो है हाइग्रोमीटर जो है ये आपका आर्द्र मापी है। यानी हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर अगर हम देखें तो ये मृत सागर है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। इसकी अधिकतम लवणता जो है प्रति हजार 240 है। प्रति हजार पे 240 है। इसमें नमक की जो है इतनी उच्च सामग्री है, इसमें नमक की इतनी उच्च सामग्री है कि क्योंकि यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो गर्म है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर। प्रश्न नंबर 10 है, धन्वंतरि जो है धन्वंतरि किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरि किस काल के वैद्य से? ऑप्शन दिया गया है मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल और राजपूत काल। तो अगर हम देखें कि धनवंत जो थे ये जो है गुप्त काल के जो है वैद्य थे। धन्वंतरि जो है ये गुप्त काल के वैद्य थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो थे यानी धन्वंतरि जो थे ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इनके 9 रत्नों में से एक थे। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 5 वर्ष। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 से 1316, 1296 से 1316 यानी कि टोटल कितने हो गए? तो टोटल 20 वर्षों तक शासन करने वाला भारत में दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 यानी कि 20 वर्षों तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 मिस है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा का जो है ये प्रचलन कहाँ पे था? ऑप्शन दिया गया है मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल और राजपूत काल। तो देखिए जौहर प्रथा का जो प्रचलन था वो राजपूत काल में था। राजपूत काल में यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में जौहर का सबसे प्रसिद्ध कृत्य जो है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब राजपूत रानियां यानी के नेतृत्व में जो है चित्तौड़ यानी बाद में जिसको हम लोग चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने खुद अपने आग में झोंक लिया था। यानी क्या होता था राजपूत काल में, जब जो राजा होते थे वो युद्ध करने जाते थे तो जब पता चलता था कि युद्ध में उन जो है वो पराजय हो गए हैं तो उनकी जो स्त्रियां होती थी महिलाएं वो भी जो है उनके साथ अपने आप को जला लेती थी। तो इसी को हम बोलते हैं जौहर प्रथा। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, बजट जो है बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो कौन सा बजट होता है? ऑप्शन दिया गया है जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट और
बचत का बजट। तो अगर हम बात करें कि बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है वो आपका होता है संतुलित बजट। वो होता है संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, यानी उत्पादकता कम क्यों होती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन दिया गया है पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाख का प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के जो कारण है वो आपका है पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार और शाख का प्रभाव, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है तो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर है 16 से। डेल्टा किसे कहते हैं या डेल्टा क्या होता है। तो देखते हैं डेल्टा क्या होता है। नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी सागर या झील में गिरती या किसी अन्य जल स्रोत में मिलती है। तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी के अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसादों को जो है अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। फिर से देखते हैं, नदी जो है जब अपने उद्गम स्थान से बहते हुए निकलती है तो अंत में या तो किसी सागर में गिरती है या किसी झील में गिरती है या किसी अन्य जल स्रोत में जाके मिल जाती है। तो उसके ढाल में जो है कमी के कारण, जब ढाल में उसकी कमी हो जाती है तो क्या करती है, नदी के जो है अपरदन द्वारा उत्पन्न अवसाद को जो है अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है। यानी जो उसका अवसाद होता है वो अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है, जिससे क्या होता है एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। और यही त्रिभुजाकार आकृति जो होता है यही डेल्टा कहलाता है। यही त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। देखिए ज्वालामुखी जो होता है ये भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस, भाप, राख इत्यादि जो है ये बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या है, तो भूपटल पर ये जो है भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या हम लोग दरार कह सकते हैं, जिससे होकर जो पृथ्वी के अंदर पिघला द्रव पदार्थ है, लावा है, गैस है जो है या भाप है, ये जो है बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वह लावा कहलाता है। यानी जो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ होता है जब वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, तो यहाँ 3 प्रकार लिखा गया है, जिनमें से पहला आपका है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। दूसरा है सुषुप्त या निदिष्ट ज्वालामुखी। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ये हो गया ज्वालामुखी के प्रकार। प्रश्न नंबर 18 है, वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल लिखते हैं, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जो है वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, और जो जिस घनी चादर से घिरी हुई है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 19 है, सूर्याताप किसे कहते हैं या सूर्याताप क्या होता है। देखते हैं, लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को सूर्याताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्याताप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होता है। यानी जो सूर्याताप होता है पृथ्वी जो, यानी सूर्य से जितनी ऊष्मा निकलती है, जिसका जितनी किरणें निकलती हैं वो आपका विकिरित होकर जो ताप की मात्रा आती है वो बहुत ही कम आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत दूर है।
प्रश्न नंबर 20 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं या ज्वार भाटा क्या होता है। देखते हैं ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा जो है गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के उठकर जो है आने बढ़ने उठकर जो है आगे बढ़ने को ज्वार, जिसको इंग्लिश में टाइड बोलते हैं, तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने यानी सागर की ओर जब जाता है तो उसको हम लोग भाटा कहते हैं, यानी इब इसको बोलते हैं। सीधा सीधा इतना हम लोग जानेंगे कि है चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं ज्वार, और नीचे गिरने की प्रक्रिया को भाटा बोलते हैं। बस इतना सिंपल सा आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 21 है, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो गुलाम वंश का अंतिम राजा या शासक समयुद्दीन जो है क्यों मर्स था, जिसकी हत्या करके जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक या राजा समउद्दीन की उम्र से था, जिसकी हत्या किसने की, तो जलालुद्दीन फिरोज जो है खिलजी ने की थी, और इसके बाद इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का पहला संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का संस्थापक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न नंबर 22 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे। तो देखिए, एक प्राकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात ही हैं, विख्यात हैं ही। एक व्यवहारिक एवं चतुर जो है राजनीतिज्ञ के रूप में भी इन्हें ख्याति मिली है। नंद वंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में इनके ऐतिहासिक योगदान है। साला टोर के जो है कथानुसार, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का जो है सर्वोपरि स्थान है। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, चोल वंश का संस्थापक कौन है। चोल वंश का संस्थापक कौन है। देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 870 या 71 ईस्वी तक जो है पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। विजयालय की जो है वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम जो है परातंक प्रथम ने जो है ने क्रमशः शासन किया, यानी पहले ये किए उसके बाद फिर ये किए, ऐसे ऐसे करके सभी ने शासन किया था। प्रश्न नंबर 24 है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कौन था। देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। वह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। गुलामों को जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का जो है सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और जो है कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल जो है इसने केवल 4 साल ही राज्य किया था। प्रश्न नंबर 25 है, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं। आंतरिक शक्तियाँ जो हैं किसे कहते हैं। देखते हैं, जब आंतरिक विवर्तनिकी शक्तियाँ क्षितिज दिशा में कार्यशील होती हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है। धरातल पर वलन, भ्रंशन व जो है चटकन पैदा होती है। घाटी व पर्वत भी बन जाते हैं। तो ये आपका होता गया आंतरिक शक्तियाँ। प्रश्न नंबर 26 है,
भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के दो कारण लिखिए। भक्ति आंदोलन उत्पत्ति के दो कारण लिखिए। तो देखते हैं, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण पहला आपका है सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने जो है हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू जो है इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह जो है एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। प्रश्न नंबर 27 है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो देखते हैं, हरित क्रांति जिसकी इंग्लिश होती है ग्रीन रेवोल्यूशन, विकासशील देशों में उन्नत किस्मों और उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं की पैदावार में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यानी ये क्या है हरित क्रांति? तो ये आपका है विकासशील देशों के लिए उन्नत किस्म के जो है बीज और उर्वरक और अन्य रासायनिक आदानों के लिए जो है विस्तारित उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं के पैदावार में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये शब्द है। प्रश्न नंबर 28 है, अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन जो है किसे कहते हैं? तो अपर्दन वह प्राकृतिक है, यानी वह प्राकृतिक घटना है। अपर्दन जो है वह प्राकृतिक घटना है जिसमें जो है चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले जो है टीले पदार्थों का जो है जल, पवन इत्यादि पराक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। अपर्दन के पराक्रमों से वायु, जल तथा हिमनद और जो है सागरीय लहरें प्रमुख हैं। सागरीय लहरें प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नेय शैल किसे कहते हैं? या अग्नेय शैल क्या होते हैं? अग्नेय शैल वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अथवा मैग्मा के सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर जो है अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में जो है जम जाने से होती है। यानी सीधा सीधा जानिए, अगर ये जो सेल होती हैं ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जब ये पृथ्वी के सतह से ऊपर आता है तो लावा का आकार होता है, यानी वो लावा उसको हम लोग बोलते हैं। इसी के जमने और ठोस होकर और ठंडा होकर जब ठोस रूप में आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अग्नेय शैल। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान जो होता है किसे कहते हैं? तो देखते हैं संविधान की परिभाषा, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किया गया वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का जो है सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का जो है संविधान कहा जाता है। संविधान का मतलब सीधा ये जान लीजिए कि एक रूल है, नियम कानून है जिसके द्वारा क्या होता है किसी देश या संस्था को जो है जिसके माध्यम से किसी देश या संस्था को सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आंशिक से यानी कि रूप से जो है आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।